हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बायो की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने कुछ और अलग से बेसिक चीज़ें भी लिख रखी है यहाँ पे, जिससे इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी और नीट के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। एनसीईआरटी कहती है कि जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने जीवन की शुरुआत कैसे करता है? सिर्फ एक कोशिका से करता है। कैसे? क्या है ये इस लाइन का मतलब? याद करो। मान लो एक मेल है, मेल के अंदर कौन सा गैमेट बनता है? सबको मालूम है, मेल के अंदर बनता है स्पर्म। ठीक है। फीमेल है एक, फीमेल के अंदर कौन सा गैमेट बनता है? तो फीमेल के अंदर बनता है ओवम। अब जब मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है? ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज होता है, और स्पर्म का ओवम से फ्यूज होना, मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो क्या बनता है बताओ? एक जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सेल की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है, इसी एक सेल से हमारी पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है, पूरी बॉडी के फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? आगे चल के इस जाइगोट में क्लीवेज शुरू होता है। एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से चार सेल बनता है, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। इस तरीके से धीरे धीरे ये एम्ब्रॉय का रूप ले लेता है। ठीक है। और हमारे जो फीमेल होती हैं, फीमेल के यूट्रस में जाके फिक्स हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होके एक बेबी का रूप ले लेता है। एक बेबी का रूप ले लेता है और फिर क्या हो जाता है? बर्थ हो जाता है। ठीक है। और फिर यही ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या करता है? ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करके क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। तो देख रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन की शुरुआत कैसे करता है? सिर्फ एक सेल से करता है। वो सेल क्या है? जाइगोट है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सब में वो सेल क्या है? जाइगोट है। आओ आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में पढ़ते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। सही बात है। कोई भी अगर पहली बार पढ़ेगा तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। उसको यकीन ही नहीं होगा कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण हो जाता है, सिर्फ एक सेल से, जो हमारी आंख से दिखाई भी नहीं देती। कैसे उस सेल से इस पूरे इतने बड़े सजीव का निर्माण हो जाता है? आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आगे लिखा है कि वृद्धि और जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं बल्कि सभी सजीवों की विशेषता है। क्या मतलब है इसका? वृद्धि मतलब ग्रोथ करना, बढ़ना। ये कोशिका का भी लक्षण है, सजीव का भी लक्षण है। कैसे? देखो, एक सेल की अगर हम बात करें तो सेल कैसे ग्रोथ करती है? मान लो ये एक सेल है, तो सेल क्या करती है? जब इसको विभाजन करना होता है तो ये ऐसे ग्रोथ कर जाती है, ग्रोथ कर जाती है, ग्रोथ करके बड़ी हो जाती है, और उसके बाद क्या करती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से एक सेल से दो सेल बनती है। पहले ग्रोथ होता है, फिर जाके डिवीज़न होता है। तो एक सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रोथ और डिवीज़न दोनों देखने को मिलता है। ये एक सिर्फ सेल का ही विशेषता नहीं है, एक सजीव की भी विशेषता है। एक सजीव के अंदर भी हमें ग्रोथ और डिवीज़न देखने को मिलता है। जब सेल से एक सजीव बन जाता है तो उस सजीव में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं ग्रो करती हैं। धीरे धीरे सजीव भी ग्रोथ करता है। कोशिकाओं में जब सेल डिवीज़न होता है तो धीरे धीरे सजीव भी क्या करता है? सजीव के अंदर भी सेल डिवीज़न तो सजीव के अंदर ही हो रहा है। ठीक है। तो ये है। आगे, सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। कोशिकाएं कैसे रिप्रोडक्शन करती हैं? एक कोशिका, ये एक सेल है, सेल पहले ग्रोथ करके बड़ी हो जाएगी। इसकी साइज पहले मान लो छोटी थी, धीरे धीरे ग्रोथ करके इसकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो इसको सेल डिवीज़न भी बोल सकते हो, या कोशिका का जनन भी बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। एक सेल से दो सेल का बनना, इसको जनन भी बोल सकते हो, ग्रोथ भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। ठीक है। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोश की जीव, वो कैसे जनन करते हैं? सेल डिवीजन से ही जनन करते हैं। एक बैक्टीरिया
ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया का ये सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया क्या करती है, दो भागों में विभाजित होकर बैक्टीरिया ऐसे ही तो जनन करती है। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया ऐसे ही तो बनते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये जो कोशिकाएं बनी है ना, जो पहली कोशिका थी, इस कोशिका को हम बोलते हैं पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका, ठीक है, पैतृक कोशिका बोलते हैं। अब इससे डिवीजन से ये जो दो नई सेल बनी है, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम संतति कोशिकाएं बोलते हैं, संतति कोशिकाएं बोलते हैं। आओ इंग्लिश के एनसीईआरटी में इस पैतृक कोशिका को और संतति कोशिका को क्या लिखा है, और देख लेते हैं। देखो कहाँ लिखा है, ऑल सेल्स प्रोड्यूसेस बाय डिवीजन इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल, यही पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंटल सेल, गिवन राइज टू टू डॉटर सेल। तो याद रखना, पैतृक कोशिका को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पेरेंटल सेल, है ना। और संतति कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे, डॉटर सेल। तो हर पेरेंटल सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाती है। तो याद रखना, इंग्लिश के भी नाम याद रखना। आगे, ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि और विभाजन करती हैं। अब ये जो नई कोशिकाएं बनी है, संतति कोशिकाएं, ये आगे चल के ये भी ऐसे ग्रोथ कर सकती हैं, और ग्रोथ करके आगे चल के ये भी जनन कर सकती हैं, मतलब दो भागों में विभाजित हो सकती हैं। और इस तरीके से चलता रहता है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। देखो यही एनसीईआरटी लिखेगी, एक पैतृक कोशिका वही पेरेंटल सेल, ठीक है, और इसकी संतति कोशिका वृद्धि और विभाजन के बाद एक नई कोशिका जनसंख्या का निर्माण करती है। अभी मैंने बताया 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से विभाजित होते होते एक कोशिका की जनसंख्या का निर्माण हो जाता है, कोशिका की जनसंख्या का निर्माण हो जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की वृद्धि और विभाजन के कई चक्रों के बाद, कई चक्र मतलब एक बार ये वृद्धि और विभाजन होने के बाद ये वृद्धि हुई, ठीक है, ग्रोथ हुई, डिवीजन हुआ, ये एक चक्र है, ठीक है। यानी कि पेरेंटल सेल से डॉटर सेल का बनना ये एक चक्र है। ऐसे ही बहुत सारे चक्र के बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है, कई सारे चक्रों के बाद कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। जितने बार ये चक्र, ये साइकिल चलता रहेगा, सेल ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद डिवाइड करती रहेगी, ये ऐसे बहुत सारे चक्र चलने के बाद एक कोशिका से लाखों कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और इस तरीके से हमारे पूरी शरीर का निर्माण हो जाता है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी लिखती है। आगे जो है एनसीईआरटी कोशिका चक्र के बारे में पढ़ाना शुरू करती है, पर कोशिका चक्र समझने से पहले आओ कुछ बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी के लिए आगे के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, ताकि आगे एनसीईआरटी समझने में हमें आसानी हो। अब तक हमने क्या देखा सेल डिवीज़न में, कि एक सेल है, ये सेल जो है क्या करती है, पहले ग्रोथ करती है, ग्रोथ करने पे इसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रोथ करने का मतलब बेसिकली यही होता है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म वो इंक्रीज हो जाता है, वही इंक्रीज हो जाता है तो सेल की साइज भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ करने का मतलब साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, कोशिका द्रव्य का बढ़ना। अब जैसे ही ग्रोथ करके ये बड़ी होती है तो एक सेल से दो सेल बन जाती है, डिवाइड होके एक सेल से दो सेल बन जाती है। तो आखिर क्यों कोशिका को विभाजन करना था तो डायरेक्ट ही क्यों नहीं विभाजन कर गई, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि पहले साइज में बड़ी हुई और फिर जाके विभाजन की। इसलिए ये ज़रूरत पड़ी क्योंकि बताओ जो बनने वाली दो सेल हैं उनको तो सारे सेल ऑर्गेनल देने हैं। मान लो इस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, इस सेल के बाद गोल्जी बॉडी है, ईआर है, ये सारे सेल ऑर्गेनल अगर इस सेल के पास हैं तो बनने वाली ये जो दो सेल हैं इनके पास भी ये सारे सेल ऑर्गेनल होने चाहिए। तो इन सारे सेल ऑर्गेनल का नंबर होता है डबल, तो नंबर डबल होगा तो अचानक से सेल की साइज बढ़ने ही लगेगी। उसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए उसको भी तो डबल करना है, क्योंकि इसी डीएनए के अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो ये डीएनए जो है इस सेल को भी पहुंचाना है, इस सेल को भी पहुंचाना है। तो इसलिए कोशिका में डीएनए का भी क्या होता है, सेल जब ग्रोथ करती है तो उस टाइम पे बीच में एक ऐसी फेज आती है जिसको हम बोलते हैं एस फेज, उसमें जो है डीएनए का भी नंबर डबल होता है। तो सारी चीज़ों का नंबर डबल करना पड़ता है, तभी तो एक सेल से दो सेल बनानी पड़ेगी।
ठीक है। तो एक सेल से दो सेल बनाने से पहले सारी चीज़ों का नंबर करना होता है डबल, इसलिए सेल की साइज बढ़ जाती है, और जब सेल की साइज बढ़ जाती है तो सेल डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बना लेती है। ठीक है। और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जिससे आने वाले टाइम में एनसीईआरटी जब रीड करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी मिलने वाली है। हम सेल की प्लॉइडी की बात कर रहे हैं, सेल के गुणिता की बात कर रहे हैं। प्लॉइडी यानी कि गुणिता। देखो प्लॉइडी के हिसाब से बहुत बहुत तरीके की सेल हो सकती हैं, लेकिन हमें दो तरीके की सेल पढ़नी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इसके अलावा ट्रिप्लॉइड भी हो सकती है, टेट्राप्लॉइड भी हो सकती है, बहुत सारी सेल हो सकती है, पर दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो समझ गए तो बाकी भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड सेल हिंदी में बोलते हैं अगुणित कोशिका। इसका मतलब क्या होता है? अगुणित का मतलब होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस में, सबको मालूम है एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है, डीएनए। ठीक है। और यही डीएनए आगे चल के, है ना, कंडेंस होके क्या बना लेता है? सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो अगर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का सेट एक है, एक ही सेट है, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम का एक सेट लगा हुआ है, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम का एक सेट लगा हुआ है, तो इस तरीके की सेल को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड को हम दिखाते हैं एन से, सिर्फ एक सेट लगा हुआ है इसलिए इसको हम दिखाएंगे एन से, एन से इसको दिखाते हैं। आगे अगर इस कोई ऐसी सेल पाई जाए जिसमें क्रोमोसोम के दो सेट बने, दो सेट कैसे? इस एक सेट के सामने दूसरा सेट आ जाए, इसी से मिलता जुलता दूसरा सेट आ जाए, तो इस तरीके की व्यवस्था को हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। ऐसे क्रोमोसोम अगर पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। तो ये एक एन है तो ये दूसरा एन हो गया, इस तरीके से ये दोनों मिलकर एन प्लस एन क्या बना लेते हैं? 2n। तो डिप्लॉयड सेल को दिखाने का तरीका क्या होता है? 2n। तो यहाँ हैप्लॉइड सेल का मतलब हर क्रोमोसोम का सिर्फ एक हिस्सा होगा, कह सकते हैं हर क्रोमोसोम सिर्फ एक होगा यहाँ पे। लेकिन जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें हर एक क्रोमोसोम पेयर में होता है। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 एक ही है, क्रोमोसोम नंबर 2 एक ही है, पर डिप्लॉयड सेल में देखो क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पूरा का पूरा पेयर है, पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर के फॉर्म में, है ना, एक पूरे सेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2 का पूरा एक पेयर है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 4 का पेयर। ऐसे करते करते हम ह्यूमन में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं, 23 पेयर्स, ठीक है, हमारे अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हैप्लॉइड सेल क्या होती है और डिप्लॉयड सेल क्या होती है। ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट मौजूद हो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम का 2 सेट मौजूद हो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। ठीक है। अब आओ एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, आखिर सेल को डिवीज़न करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सेल डिवाइड करनी क्यों हुई। ठीक है। तो हमने पढ़ा है सबसे पहले कि अगर सेल को डिवीज़न करना होता है तो एक सेल जो है सबसे पहले क्या करती है? अपने साइज को बढ़ाती है। सेल की साइज क्या होती है? बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ करना। तो सेल की साइज का बढ़ना यानी कि ग्रोथ करना, सेल की साइज बढ़ती है। अब सेल की साइज बढ़ती है तो फिर ये सेल क्या होती है? 2 हिस्से में डिवाइड करके फिर सेल डिवीज़न होता है, 2 हिस्से में बढ़ जाती है। तो आखिर क्यों सेल पहले ग्रोथ कर रही है फिर डिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ रही है? आखिर क्या ऐसा हो रहा है? तो ग्रोथ तो करना ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया, जितने सारे सेल ऑर्गेनल हैं सबका नंबर करना होगा डबल, तो ग्रोथ तो कंपलसरी होगी। अब ग्रोथ होती है तो कैसे आगे चल के सेल डिवीज़न हो जाता है, उसके 2 थ्योरीज़ हैं। वैसे ये दोनों पुरानी थ्योरीज़ हैं, अभी इस टाइम इन थ्योरी को कोई मान्यता नहीं है, नई थ्योरी आ चुकी हैं, अच्छी थ्योरी इससे आ चुकी हैं, पर ये थ्योरी एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत लिखी हुई है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि एक बेसिक आइडिया लग जाए आपको कि सेल डिवीज़न क्यों होता है। ये थ्योरियाँ आज के ज़माने में बहुत पुरानी हो चुकी हैं, पर आओ सीखते हैं। ठीक है। कॉजेज ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न का कारण क्या है? पहली थ्योरी कहती है जिसका नाम है कर्ण प्लाज्म थ्योरी, ये सेल डिवीज़न को समझाने की कोशिश करती है। इस थ्योरी के अनुसार क्या बात होती है? इस थ्योरी के अनुसार सेल डिवीज़न तभी होता है जब कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। या तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोल दो या तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बोल दो। क्या है इसका मतलब? देखो कैरियो या न्यूक्लियो टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के लिए यानी कि केंद्रक के लिए, केंद्रक के लिए। और प्लाज्मिक, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। तो एक सेल कब डिवाइड करती है, जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है ना, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका के आई डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है ये के आई का नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, के आई इज इक्वल टू वी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है मतलब इसका, देखो एक सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, वी एन बोलेंगे। इसके पूरे आयतन को हम क्या बोलेंगे, वी एन बोलेंगे। आओ आगे। अब न्यूक्लियस के अलावा इस सेल में पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये पूरी सेल है। सेल के वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, वी सी, वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, वी एन क्या हो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वी सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल। अब सबको मालूम है न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी क्या बचा, साइटोप्लाज्म। तो अगर हमें साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे सेल के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को घटा देंगे। तो ये किसका वॉल्यूम आ जाएगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम आ जाएगा, साइटोप्लाज्म का आयतन आ जाएगा। ठीक है, आओ समझते हैं कि एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका में कैसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बता सकते हैं। आओ, अगर कोशिका छोटी होगी, ये कोशिका छोटी है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अगर एक कोशिका छोटी है, मान के चलते हैं कि उसमें न्यूक्लियस का आयतन कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, और जो सेल का पूरा आयतन है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर। तो अगर आप इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालने जाएंगे इस फॉर्मूले से, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालो, क्या होगा, वी एन कितना है, 10। ठीक है, वी सी माइनस वी एन कितने के बराबर हो जाएगा, 20 माइनस 10 यानी कि 10, नीचे भी 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स 1 है। आओ एक बड़ी कोशिका का निकालने जाते हैं। अब जब कोशिका का आकार बड़ा होता है तो न्यूक्लियस का आकार लगभग सेम ही रहता है, न्यूक्लियस के आकार में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, कोशिका का आकार बढ़ने का मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ना। याद करो ऊपर अभी मैंने बताया है, कोशिका का आकार बढ़ना मतलब किसका बढ़ना, साइटोप्लाज्म का बढ़ना। तो जब कोशिका का आकार बढ़ता है तो न्यूक्लियस का आकार तो लगभग उतना ही रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का आकार क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो सेल का आयतन पूरी तरीके से बढ़ चुका है, कोशिका बड़ी हो चुकी है, सेल का आयतन दोगुना हो चुका है, 40 के बराबर हो चुका है, 20 से। ठीक है, तो अब इसका अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालने जाओगे दूसरे नंबर पे, तो न्यूक्लियस का आयतन तो लगभग उतना ही है। अब बताओ साइटोप्लाज्म का आयतन कितना हो गया, वी सी माइनस वी एन, 40 माइनस 10। ठीक है, ये तो 10/30 हो गया। बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। अब बताओ कौन बड़ा, हाँ 1 बड़ा है, 1/3 क्या है, छोटा है। यानी कि छोटी सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, बड़ी सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, छोटा होता है। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स छोटा होने से क्या होता है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है इसका। अब देखो, जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। इसमें क्या होता है, डीएनए, और डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, कि हमारे अंदर कौन कौन से फंक्शन होने हैं, कौन कौन से काम होने हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए के अंदर। इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। ये सेल को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। तो सेल को कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। अब जब सेल पूरी छोटी है तो न्यूक्लियस उस पर आसानी से कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन जब सेल का आकार हो गया दुगना, तो न्यूक्लियस का आकार है लगभग उतना, मतलब उतना ही है, पहले इतना ही है, तो न्यूक्लियस की क्षमता तो पहले जैसी ही है, पर सेल का आकार बढ़ गया ज़्यादा, सेल का आकार हो गया दोगुना, तो न्यूक्लियस पहले जैसे सेल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जब सेल के ऊपर जब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो क्या करना पड़ेगा, एकमात्र उपाय है सेल को डिवाइड करके एक सेल से 2 सेल बना दो, जिससे क्या होगा, मान लो अब जो है वो न्यूक्लियस की साइज़ तो उतनी ही रहेगी, न्यूक्लियस की साइज़ तो उतनी ही रहेगी, और सेल की साइज़ अब कितनी आ जाएगी, 20 और 20, 40 जब 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा तो 20 और 20 भाग में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से न्यूक्लियस जो है इस सेल के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। अगर सेल का आकार बड़ा होता है तो न्यूक्लियस उसके ऊपर सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए अल्टीमेट एक काम क्या होता है, गोल क्या होता है, सेल को डिवाइड कर दो जिससे न्यूक्लियस उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर ले। तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बताने की कोशिश करता है कि सेल डिवीज़न क्यों होता है। अगली दूसरी थ्योरी हम क्या पढ़ते हैं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये एक छोटी सेल है। सरफेस का मतलब ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन किसका काम करती है, सेल में सरफेस का काम करती है। और वॉल्यूम का काम कौन करता है, हाँ अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो किसका काम करता है, वॉल्यूम का। तो सबको मालूम है सेल मेम्ब्रेन किसका काम करेगी, सरफेस का,
वॉल्यूम का काम कौन करेगा? पूरी अंदर की एरिया, या फिर कह सकते हो उसका साइटोप्लाज्म। अब देखो, सबको मालूम है सेल जब आकार में बड़ी होती है तो आओ सरफेस और वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a³। ठीक है, इन दो फॉर्मूले का यूज़ करके हम सरफेस वॉल्यूम रेशियो को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, ये एक छोटी सेल है, इसके लिए मान लो a की वैल्यू है 2। a की वैल्यू कितनी है? 2। अब जब a मतलब वही रेडियस, रेडियस, ठीक है, a मतलब क्या बोल सकते हो? रेडियस। ठीक है, अब इससे जो है, इससे जब तुम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने जाओगे एक छोटी सेल का, तो फॉर्मूला क्या है? 6a²। a की वैल्यू कितनी है? 2। a की जगह जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 6 इंटू 4 कितने के बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। यानी एक छोटी सेल का सरफेस एरिया कितना है? 24। इसका वॉल्यूम निकालो, एक छोटी सेल का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? a³। ठीक है, स्मॉल सेल का वॉल्यूम निकालना शुरू करो। a की जगह रख दो 2, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब बताओ, सरफेस एरिया तुमने निकाली है, कितना आया है? 24। वॉल्यूम निकाला है, कितना आया है? 8। सरफेस एरिया क्या आ रही है? ज़्यादा। वॉल्यूम कितना आ रहा है? कम। अब ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम ज़्यादा कम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है, देखो सेल के अंदर जितना भी बाहर से पोषक तत्व आते हैं वो किससे होके आते हैं? सेल मेम्ब्रेन से होके आते हैं। और सेल मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगी उतना अच्छे से वो बाहर से क्या मंगवा पाएगा? अपने लिए सारे पोषक तत्वों को मंगवा पाएगी। यानी एक छोटी सेल है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो बाहर से सप्लाई ज़्यादा कर पाएगी। जितनी ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत की चीज़ें होंगी सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आसानी से आ जाएंगी। तो ऐसा समझ लो कि सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया है कह सकते हो कि जो अंदर सामान को अंदर लाने का काम कर रही है। और ये वॉल्यूम क्या है? ये डिमांड है, ये डिमांड है कि मतलब हमें, हमारी डिमांड क्या है? 8, लेकिन बाहर से कितने सामान आ रहे हैं? 24। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन मान लो समझने के तौर पे। तो बाहर से जितना सामान आ रहा है उसको प्रोडक्शन मान लो, और अंदर जितने सामान की ज़रूरत है उसको डिमांड मान लो। तो देखो बाहर से तो ज़्यादा सामान आ रहे हैं, अंदर उतना डिमांड नहीं है। यानी सेल को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी सेल उन ज़रूरत को आराम से पूरा कर लेगा एक छोटी सेल में। अब सेल को बड़ी करते हैं। सेल के बड़ी होने का मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, सेल बड़ी हो चुकी है। अब सेल की जो त्रिज्या हो गई, रेडियस जो हो गई, वो कितने के बराबर हो गई? 8 के बराबर हो गई। अब आओ एक लार्जर सेल की हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने जाते हैं। ए की जगह रख दो 8। ठीक है, 6a² सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। ए की जगह रख दो 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 6 इंटू 64 करोगे तो कितना आ जाएगा? 384। अब आओ इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ठीक है, अब देख लो लार्जर सेल में सरफेस एरिया कितना है? 384। वॉल्यूम कितना है? 552। यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो बाहर से सप्लाई है, प्रोडक्शन बोल सकते हो, जो सप्लाई है, सप्लाई सही शब्द होगा प्रोडक्शन की जगह, जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड क्या है? ज़्यादा है। मतलब सेल के अंदर मौजूद हर एक सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, गोल्जी बॉडी हो, चिल्ला रहे हैं खाना दो, खाना दो, ऑक्सीजन दो। और पता चल रहा है कि जिस हिसाब से डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो पा रही है। बेचारे भूखे मर रहे हैं सेल के ऑर्गेनल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी आपस में लड़ रहे हैं खाने के लिए, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सेल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल भूखे मर रहे हैं। और भूखे मरने से अच्छा तो यही है कि एक सेल से 2 सेल बना लो, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। इसीलिए ये कोशिका डिवाइड होकर एक सेल से 2 सेल बना लेती है। इस तरीके से इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो फिर से मेंटेन हो जाता है और सेल जो है अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। तो ये 2 रीज़न मैंने बताया क्यों सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, एक कर्ण प्लाज्म थ्योरी थी। कर्ण प्लाज्म थ्योरी में हम क्या कहते थे? न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है। सेल का आकार बढ़ने पे न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है, इसलिए सेल डिवाइड करके 1 से 2 बना लेती है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो में हम ये कहते हैं कि सेल की अंदर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई उसके कंपेयर में कम हो जाती है। तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल भूखे मरने लगते हैं। और भूखे मरने से अच्छा है कि सेल को डिवाइड करा दो, 1 सेल से 2 सेल बना दो। कम से कम सारे के सेल ऑर्गेनल खुश तो रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे। ठीक है, इसलिए सेल डिवीज़न होता है। अब आओ आगे हम कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करते हैं पहले कोशिका चक्र के बारे में। ठीक है, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
ठीक है, कोशिका विभाजन सारे जीवों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो हमारा काम कैसे चलेगा बताओ। हमारे ब्लड में पाई जाती है आरबीसी। आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है? 120 दिन की। अब 120 दिन के बाद आरबीसी मरने लगती हैं। अब सारी आरबीसी ऐसे ही मरती चली गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे ब्लड से सारी आरबीसी खत्म हो जाएगी, और आरबीसी नहीं होगा तो ऑक्सीजन को कौन ढोएगा? आरबीसी नहीं होगा तो ऑक्सीजन को कौन ढोएगा? ठीक है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारी सारी सेल मरने लग जाएंगी, हम ही मर जाएंगे। तो आरबीसी के नंबर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है हमारे बॉडी में? सेल डिवीजन होता है, लगातार आरबीसी बनती रहती हैं। तो कोशिका विभाजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इससे ग्रोथ भी होती है, इसी से हमारी रिप्रोडक्शन भी होती है, सारी चीज़ें हमारी कोशिका विभाजन से ही जुड़ी हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि होती है। जब एक कोशिका विभाजन होता है तो उस दरमियान क्या होता है? मैंने कहा था डीएनए का नंबर भी डबल करना होगा, यानी डीएनए में होता है रेप्लिकेशन। डीएनए का होता है रेप्लिकेशन, और याद करो डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है, मान लो ये हमारा एक डीएनए है, तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पहले क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, और उनके ऊपर नई श्रृंखला बन जाती है। इस तरीके से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जाहिर सी बात है, जो दो नई सेल बनेंगी उन दोनों सेल को ये डीएनए तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कोशिका की वृद्धि तो होगी ही होगी, डीएनए का नंबर बढ़ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने सारे सेल ऑर्गेनल हैं सबका नंबर हो रहा है डबल, तो कोशिका का आकार भी बढ़ता है। अब ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कि कोशिका विभाजन, डीएनए रेप्लिकेशन और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है और संतति कोशिकाओं में इसके पैतृक कोशिकाओं वाला ही जीनोम होता है। क्या कह रही है एनसीईआरटी? ये जो कोशिका विभाजन है वो इस तरीके से होता है। कोशिका विभाजन में क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है। इसके अलावा डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो सेल क्या हो जाती है? डिवाइड कर जाती है, सेल डिवाइड कर जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक कह सकते हैं एक इतने अच्छे समायोजित तरीके से होती हैं कि बनने वाली जो नई सेल होती है उसके अंदर भी है ना, ये जो पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल से जो बनने वाली जो नई सेल है उसके अंदर भी वही डीएनए मौजूद होता है जो इस पेरेंटल सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, वही जीनोम मौजूद होता है। ठीक है, जीनोम बोल रही है एनसीईआरटी, वही जीनोम मौजूद होता है जो उस पेरेंटल सेल के अंदर जीनोम था, वही जीनोम इन डॉटर सेल के अंदर भी होता है। ये इतना अच्छे से होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होना यानी कि जीनोम का ही रेप्लिकेशन होना। ठीक है, अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा अन्य चीज़ें भी बनाती हैं, बनाने ही पड़ेगा। बताओ, प्रोटीन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर बनते हैं और उन स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए प्रोटीन बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो और भी डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा और भी काम होते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और तत्पश्चात कोशिका विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। अब सेल साइकिल में क्या होता है? सेल साइकिल में एक कोशिका होती है, सारे उसके अंदर जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं उनका रेप्लिकेशन होता है, उनका द्विगुणन होता है, सेल का आकार बड़ा हो जाता है और सेल जो है एक भाग से दूसरे भाग में, एक से दो सेल में बढ़ जाती है। ये पूरी की पूरी कहानी क्या है? एक सेल साइकिल की है, एक सेल साइकिल की है। ये पूरी कहानी किसकी है? एक सेल साइकिल की है। ठीक है, आओ देखते हैं सेल साइकिल को, क्या होता है सेल साइकिल, नोट्स में देखते हैं। देखो सेल साइकिल में क्या होता है, देखो सबसे पहले एक फेज चलता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज, अभी आगे आएगा। इस इंटरफेज में एक फेज आती है जिसका नाम है एस फेज, और एस फेज में डीएनए जो होता है वो क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। G1 और G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो सेल का आकार देख रहे हो बड़ा हो गया, सेल की साइज़ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसके बाद जो है सेल डिवाइड करके एक सेल से दो सेल में बदल जाती है। तो ये पूरा चीज़ क्या कहलाता है? एक कोशिका चक्र, एक सेल साइकिल कहलाता है। अभी और आगे एनसीईआरटी पढ़ो, खुद समझ में आएगा। यद्यपि आगे लिखा है, यद्यपि कोशिका वृद्धि सेल की ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होना। एक सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है तभी सेल की वृद्धि होती है। तो
कोशिका वृद्धि को हम कोशिका द्रव्य वृद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। कोशिका वृद्धि क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। मतलब क्या है इसका? जब सेल साइकिल चलती है, चाहे G1 फेज हो, चाहे S फेज हो, चाहे G2 फेज हो, हर एक फेज में कोशिका का आकार बड़ा होता है, हर फेज में कोशिका का आकार बढ़ता है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। तो कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूअस हर एक फेज में होती है। G1 में भी होती है, एस में भी होती है, G2 में भी होती है। पर डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ कहाँ पे होता है? एस में होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ कहाँ होता है? एस फेज में होता है। तो आगे यही एनसीईआरटी लिखती है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की एक विशिष्ट अवस्था में होता है। ठीक है, एक विशिष्ट अवस्था में होता है। आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी? कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृत गुणसूत्र यानी कि डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है। अभी आप सीखोगे कि गुणसूत्र कब बनता है? जब एम फेज शुरू हो जाता है, प्रो फेज में गुणसूत्र बनना शुरू होते हैं, मेटा फेज आते आते अच्छे से क्रोमोसोम बन जाते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, हम पिछले भी चैप्टर में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो कोशिका विभाजन के दौरान जो डीएनए होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, गुणसूत्र का नहीं होता, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो जाता है, एक डीएनए से दो डीएनए तो बन जाते हैं, पर इन दो डीएनए का एक ही कोशिका में होते हैं ये दो डीएनए। अब एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, है ना, जब सेल डिवाइड हो जाती है तो इन दोनों कोशिकाओं में भेजना एक बहुत जटिल प्रोसेस होता है, एक बहुत जटिल प्रोसेस होता है। और ये सारी घटनाएं किसके नियंत्रण में होती हैं? आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। सारी घटनाएं हमारे जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं, हमारे जीन्स के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, याद रखना, पूरी जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन है, वो किसके कंट्रोल में होती है? जेनेटिक कंट्रोल में होती है। यानी इनका कंट्रोल भी किसके द्वारा किया जाता है? इसी डीएनए के द्वारा किया जाता है, क्योंकि डीएनए के अंदर ही मौजूद होती हैं जीन जो इसके ऊपर कंट्रोल करती हैं। तो सारी घटनाएं किसके ऊपर, कौन कंट्रोल करता है? जेनेटिक कंट्रोल में होती है। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। क्या हम सुबह उठ के ऐसा सोचते हैं कि हमारी आरबीसी, आज पता नहीं कितनी आरबीसी मर चुकी होंगी, आओ उनको नई आरबीसी बनाते हैं? नहीं, हमें सोचना ही नहीं पड़ता। हमारे जीन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, टाइम टाइम पे नई नई आरबीसी बनती रहती है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये प्रावस्थाएं आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। पहले ही हम पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। आओ एक और आइडिया ले लेते हैं कोशिका चक्र के बारे में, ताकि ये चैप्टर अब यहाँ से एक अच्छी चीज़ शुरुआत हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ों की शुरुआत हो रही है। तो आओ अच्छे से पढ़ते हैं। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र में क्या क्या आता है? एक आता है इंटरफेज, ठीक है, और एक आता है एम फेज। तो पूरे कोशिका चक्र को दो हिस्से में बांटा गया है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज, क्योंकि यही वो फेज होता है जिसमें न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। एक न्यूक्लियस आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और यही वो फेज होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। और जब ये कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है तो एक सेल से कितनी सेल बन जाती हैं? दो सेल बन जाती हैं। तो एम फेज को इसीलिए हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे वास्तविक रूप से विभाजन हुआ है। तो इंटरफेज का क्या काम है? इंटरफेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इंटरफेज किस काम में आता है? ग्रोथ के काम में आता है। अब बताओ, यहाँ पे साइटोप्लाज्म देख रहे हो कम है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है, तो ये ग्रोथ के काम में आता है। ग्रोथ कंटिन्यूअस चलता है, G1 में भी चलता है, S में भी चलता है, G2 में भी चलता है। इसके अलावा इंटरफेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है डीएनए का रेप्लिकेशन। ग्रोथ होता है, और दूसरी चीज़ क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। और ये डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति बनती है, तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो गया। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनल हैं उनका रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? तो मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल का रेप्लिकेशन होता है G1 में। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? G1 में। ठीक है, G1 और G2 में कुछ प्रोटीन भी बनते हैं, जिनको हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो इतना याद रखना, पूरे सेल साइकिल को दो हिस्से में बांटा गया है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में तीन फेज आते हैं, G1, S और G2। जो एम फेज होता है उसको दो अलग अलग हिस्से में बांटा गया है, केंद्रक का विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस।
अब जो केंद्रक का विभाजन है उसको भी 4 अलग अलग फेजेस में बांटा गया है, ठीक है। ये गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पे बांटा गया, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के आधार व्यवहार के आधार पे बांटा गया है। इसको हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 फेज होते हैं। चारों फेज में आप क्रोमोसोम के आधार पे ही इन चारों फेज को बांटते हैं। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हम सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। आओ अब सीखते हैं आगे की चीजें। देखो, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं हमने शॉर्ट में देख लिया है, इस पूरे साइकिल को शॉर्ट में देख लिया। ये जो पूरी साइकिल है अभी और भी देखेंगे। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक, मतलब एक यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण ले रहा है। यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है। मतलब एक मानव के अंदर से, मनुष्य के अंदर से एक सेल निकाल लिया हमने ह्यूमन के अंदर से, और उसका हमने क्या किया, कल्चर मीडियम में ग्रोथ करा के हम कोशिका चक्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यानी कि जो हमारी सेल साइकिल है वो कितने घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है, 24 घंटे की। यानी ये इंटरफेज और एम फेज होने में, एक सेल से 2 सेल बनने में ह्यूमन के अंदर कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगता है। ह्यूमन के अंदर कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगता है। पर ये मत समझना कि दुनिया के सारे जितने से ऑर्गेनिज्म होंगे सब में यही 24 आवर लगता है, नहीं। जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वेरी कर सकती है। अगर ह्यूमन के अंदर है 24 घंटे की, तो ईस्ट के अंदर, ईस्ट एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कितने देर की होती है, सिर्फ 90 मिनट की। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ये जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो एक सेल से दूसरे सेल में भी बदलती है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म की, एक कहीं दूसरे जगह की सेल है उसमें अलग तरीके से होगा, दूसरे जगह कहीं की सेल है उसमें अलग तरीके से होगा। देखो, हमारा जो बाल है वो लगातार ग्रोथ करता है, यानी कि यहाँ सेल डिवीजन की स्पीड अलग है। हमारे नाखून लगातार ग्रोथ करते हैं, यहाँ सेल डिवीजन की स्पीड अलग है, ठीक है। हमारे स्किन की सेल अलग तरीके से ग्रोथ करती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, कह सकते हैं कि उसके अंदर जो सेल अलग अलग टाइप की जो सेल पाई जाती हैं, उसके अंदर भी ये सेल डिवीजन की टाइम जो है वो वेरी करती है। सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो वेरी करती है। तो आपको किसी सेल का याद नहीं करना है कि किस सेल में कितने घंटे का सेल साइकिल चलता है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल लिख के दिए हैं। ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करती है, ईस्ट की सेल जो है वो कितने घंटे में डिवाइड करती है, 90 मिनट में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब पूरे सेल डिवीजन का जो 95% टाइम होता है वो किस में जाता है, इंटरफेज में जाता है, यानी कि 23 घंटा इंटरफेज में जाता है। और एम फेज सिर्फ कितने घंटे में कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5% हिस्सा किसको जाता है, एम फेज को जाता है। तो परसेंटेज में भी याद रखना, आवर में भी याद रखना। आवर में किसके लिए ये बताया गया है, ह्यूमन के लिए बताया गया, और परसेंटेज में तो हर एक सेल पे लगभग लागू हो सकता है, ठीक है। आओ क्या लिखती है एनसीईआरटी आगे। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव में, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एवं कोशिका से दूसरी कोशिका में, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी बदल सकती है। अभी मैंने बताया कि जो सेल ड्यूरेशन होती है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदल सकती है। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर 24 घंटे की है तो ईस्ट के अंदर कोशिका चक्र लगभग कितने घंटे का, कितने मिनट का होता है, तो 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का होता है। एक सेल से दूसरे सेल में भी बदल सकती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदल सकती है। आगे, कोशिका चक्र की 2 मूल अवस्थाएं होती हैं। एक क्या होती है, अंतरावस्था जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज, और एक होती है माइटोटिस फेज, है ना। माइटोटिस फेज एम फेज होती है। आओ देखते हैं एम फेज के बारे में। कोशिका के क्या लिख रखा है आपको मालूम है, अभी अभी मैंने बताया कि एम फेज में भी 2 अलग अलग फेज चलती है। कौन कौन सी 2 अलग अलग फेज, एक चलती है कैरियोकाइनेसिस और एक चलती है साइटोकाइनेसिस। तो ये भी समझा रखा है, आओ समझते हैं। देखो, सूत्री विभाजन यानी कि एम अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वास्तव रूप से कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। मैंने कहा था इंटरफेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पर वास्तविक रूप से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो वो एम फेज में होता है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। दोनों चीजें मैंने बता दी हैं पहले ही। आओ आगे, अंतरावस्था 2 क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करती है। जो इंटरफेज है, ये देखो इंटरफेज, ये क्या है, G1 S G2, यही सब मिला के क्या है, ये इंटरफेज है। ये पूरा क्या है, इंटरफेज, ठीक है। अब इंटरफेज के बाद ये क्या शुरू हो गई, ये एम फेज शुरू हो गई। तो एक एम फेज खत्म हुई
तो इंटरफेज शुरू हुई। अब दूसरी जब इंटरफेज खत्म होती है तो फिर क्या शुरू हो जाती है, एम फेज। यानी जो इंटरफेज है वो दो एम फेज के बीच में पाया जाता है। ये डिफाइन करने का तरीका है। ऐसे ही हम एम फेज को भी लिख सकते हैं कि दो इंटरफेज के बीच में पाया जाता है। जैसे देखो, एक एम फेज यहाँ से शुरुआत करो, एक एम फेज खत्म हुई, खत्म होते ही क्या शुरू हो गया, इंटरफेज शुरू हो गया। अब इंटरफेज खत्म होने के बाद दूसरी एम फेज शुरू हो जाती है। यानी कि दो एम फेज के बीच की अवस्था क्या है, इंटरफेज है। यही बात लिखी है, ठीक है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में होता है। यानी कि जो एम फेज है वो सिर्फ कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का। यानी कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक हिस्सा अंतरावस्था में ही व्यतीत होता है। इंटरफेज में कितना परसेंट हिस्सा व्यतीत होता है, 95%, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एम फेज में कितना व्यतीत होगा, 5%। इंटरफेज में कितना घंटा जाता है, 23 घंटा। तो एम फेज में कितना घंटा जाएगा, 1 घंटा। तो ये दोनों चीज़ें, घंटे और परसेंटेज दोनों आप याद रखना। किसके लिए बता रहा है ये, ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए बता रहा है ये। आगे, एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस से होता है। आपको मालूम है एम फेज में क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस देख लो, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। एक न्यूक्लियस से यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, देख सकते हो। यहाँ पे एक नीला सा न्यूक्लियस मैंने बना रखा है, उससे 2 न्यूक्लियस बन गए, तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब न्यूक्लियस का विभाजन हो गया। उसके बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन। 20 से ऐसे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और एक सेल से 2 सेल बन जाती है। तो पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, जो संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है। यानी कि गुणसूत्रों के पृथक्करण के समतुल्य होता है। मैंने कहा है कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इनको क्यों बांटा गया है, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर बांटा गया है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है, कह सकते हैं कि ये गुणसूत्रों का विभाजन है। लिखा तो है केंद्रक का विभाजन, पर वास्तविकता में ये क्या है, गुणसूत्रों का विभाजन है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। और इसका अंत, जो एम फेज है उसका अंत किससे होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। तो एम फेज का आरंभ किससे हुआ, स्टार्ट किससे हुआ, एम फेज कैरियोकाइनेसिस से। एंड किसके साथ हुआ, साइटोकाइनेसिस से, ठीक है। अंतर अवस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। अब ये इंटरफेज की बात करने लगा फिर से। इंटरफेज को विश्राम प्रावस्था बोल दिया, क्यों बोला गया, क्योंकि पुराने जमाने में देखो, जब साइंटिस्ट एक सेल को देखते थे, इंटरफेज की जब एक सेल को देखते थे, तो इंटरफेज के सेल में उन्हें कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता था। तो इसलिए बोल देते थे कि यहाँ सेल क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। पर क्या इंटरफेज में सेल रेस्ट करती है, नहीं। इंटरफेज में तो सेल उपापचयी रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। याद करो, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल का नंबर करना है डबल, डीएनए का नंबर करना है डबल। तो डीएनए का नंबर ऐसे आराम करते करते सारे सेल ऑर्गेनल डबल हो जाएंगे। आपके पास मान लो अभी पैसे हैं 50,000 रुपये, अगर 50,000 से उस पैसे को 1,00,000 रुपये करना है, तो क्या ऐसे बैठे बैठे 1,00,000 हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप विश्राम करके, रेस्ट करके ऐसा कर सकते, नहीं। तो पुराने ज़माने में साइंटिस्ट लोग क्यों इसको विश्राम अवस्था, रेस्टिंग फेज क्यों बोल दिए थे, क्योंकि जब एक माइक्रोस्कोप में वो देखते थे किस इंटरफेज में सेल को, तो उन्हें सेल के अंदर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता था। तो ऐसा बोल देते थे सेल यहाँ पे रेस्ट कर रही है। पर याद रखना, सेल यहाँ पे रेस्ट नहीं कर रही है। सेल विश्राम अवस्था तो बोलेंगे, अब एनसीईआरटी में लिखा है तो बोलेंगे, पर यहाँ पे सेल उपापचयी रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। याद रखना इस बात को, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। यह प्रावस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। कोशिका विभाजन के लिए क्या होती है, तैयार, क्योंकि विभाजन करना होगा। तो विभाजन करने से पहले सारे सेल ऑर्गेनल का नंबर करना होगा डबल, डीएनए का नंबर करना होगा डबल। यानी कि ये तैयारी की प्रावस्था है, और तैयारी में तो टाइम लगता है ना, तैयारी में टाइम लगता है। और देखो एक सेल कितनी शिद्दत से तैयारी कर रही है। पूरी सेल डिवीज़न में 24 घंटे उसको टाइम दिया गया है कि 24 घंटे में एक सेल से दूसरी सेल को बनानी है, तो उसने अपना 95% टाइम 23 घंटे तैयारी में बिता दिए। और इस सेल से मोटिवेट होना चाहिए हमें। जैसे एक सेल अपने तैयारी पे इतना तवज्जो दे रही है, वैसे भी हमें भी अपने तैयारी पे ऐसे ही तवज्जो देना होगा, ऐसे ही फोकस करना होगा अपनी तैयारी पे। तुम्हें नीट क्लियर करने के लिए पूरा 1 साल मिला है। उस 1 साल में तुम्हें तैयारी कितने दिन करनी है, पूरे के पूरे तुम्हें
नीट से एक दिन पहले तक अच्छे से लग के तैयारी करनी। देख लो 95% हिस्सा निकाल लो, एक से एक क्या बोलते हैं, एक साल का निकाल लो, जितना भी होता है उतने दिन आपको एक लग के मेहनत करनी है। और अपने अंदर जितना ज्ञान है उतना भर लो, उतना भर लो, और अपने अंदर ज्ञान की क्या कर लो, ग्रोथ कर लो। इंटरफेज में क्या होती है, सेल की ग्रोथ ही तो होती है, सारे सेल ऑर्गेनल डबल ही तो होते हैं, तो अपना ज्ञान कर लो डबल, अपने ज्ञान का कर लो ग्रोथ। ठीक है, यही है इंटरफेस। तो इंटरफेस हो गया, सेल की ग्रोथ हो गई, कितना टाइम दिया, 95% टाइम दिया। तो जो 5% टाइम किसको भी देना है, 5% टाइम वो नीट के पेपर को भी देना है, नीट पेपर को भी देना है। और अगर इस तरीके से आपने 23 आवर 95% टाइम तैयारी की तो ये 5% आपका वेस्ट ही जाने वाला है, ये बात पक्की है। और आप नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे आराम से। बस तैयारी को अच्छे से कर लो, ये 95% टाइम दे दो तैयारी को। साल का जो 95% हिस्सा है निकाल लो, 365 का, 365 का 95% निकाल लो, कैलकुलेट कर लो ये। और ये पूरा टाइम किसको दे दो, अपनी तैयारी को। इतने दिन फोकस करके पढ़ लो, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर देता है, ये याद रखना। कोई कितना भी तुमसे टैलेंटेड हो, तुम अगर हार्ड वर्क करते हो, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते हो, तो एक दिन तुम उस टैलेंटेड इंसान को भी पीछे छोड़ दोगे। कछुआ और खरगोश की कहानी, खरगोश को अगर कछुए के साथ जंग करा दी जाए, दौड़ा दिया जाए, जंग क्यों करेंगे तुम, दौड़ा दिया जाए, तो वास्तविकता तो यही है, खरगोश जीत जाएगा। लेकिन ये कहानी क्यों बनाई गई, क्योंकि खरगोश लापरवाह हो जाता है। आपका दिमाग कितना भी शार्प हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर लापरवाह हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पता चला कि एक साल मिला है तैयारी करने के लिए, तो उस एक साल का 95% नहीं, 5% हिस्सा अगर तैयारी को दोगे तब तो नहीं सिलेक्ट हो पाओगे। कछुआ आगे निकल जाएगा आपसे, कछुआ मतलब जो हार्ड वर्क करेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसकी कद्र करो, पर तैयारी ज़रूर करो, हार्ड वर्क ज़रूर करो। और अगर आपके अंदर टैलेंट, आपको लगता है मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो हार्ड वर्क करो ना यार, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, कैसे भी करके ये 95% टाइम जो है अपनी तैयारी को दे दो। और इस साल गारंटी के साथ नीट में एक सीट निकाल के लेके चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं। क्या लिखा है, तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि होती है। ठीक है, लगातार कोशिका की वृद्धि होती है इंटरफेज में, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। अब अंतर अवस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, एक जीवन प्रावस्था, एक एस फेज और एक G2 फेज। ये 3 अलग अलग फेज में बांटा गया। हिंदी नाम बहुत टफ है तो याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी नाम याद रखने का। जीवन फेज, ठीक है, एस फेज और G2 फेज ही याद रखो। हिंदी के पेपर में बगल में इंग्लिश भी लिखी होती है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। आगे क्या लिखी है, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी कि जीवन फेज। जीवन फेज बस याद रखो क्या होती है, समसूत्री विभाजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की अंतराल को प्रदर्शित करती है। क्या कह रही है, क्या समझा रहा है ये एनसीईआरटी। देखो जो जीवन फेज होता है, चलो मेरी नोट्स पे चलते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ जीवन फेज समझना शुरू करते हैं। देखो इंटरफेज के ऊपर आ गए। इंटरफेज के बारे में मैंने क्या कहा था, ये पूरी एक सेल साइकिल है। सेल साइकिल में ये इंटरफेज चल रहा है, ये एम फेज चल रहा है, ये इंटरफेज चल रहा है। इंटरफेज को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, G1 में, S में, G2 में। ठीक है, तो एक एम फेज खत्म हो रहा है, यहाँ से एक एम फेज खत्म हो रहा है तो इंटरफेज शुरू हो रहा है। ठीक है, इंटरफेज शुरू हो रहा है। अब जब दूसरा एम फेज शुरू होने वाला है, दूसरा एम फेज शुरू होने वाला है यहाँ पे, तब तक क्या है, इंटरफेज चला। तो इसीलिए इंटरफेज को फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 एम फेज के बीच की अवस्था मानी जाती है, ये हम समझ चुके हैं। प्रीवियसली इसको क्या बोलते हैं थे हम, रेस्टिंग फेज यानी विश्राम प्रावस्था बोलते थे जो। लेकिन यहाँ पे सेल जो है मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। सेल कितने % टाइम देती है, 95% अपने टोटल सेल साइकिल का टाइम यहीं पे देती है। इसको 3 फेजेस में बांटा गया है, G1 S G2, है ना। अब आओ G1 S G2 के बारे में पढ़ना शुरू करो। अब बताओ G1 फेज जिसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज, G मतलब गैप। ठीक है, तो गैप 1 फेज भी इसको बोल सकते हैं। किसके किसके बीच में आती है, तो ये एम फेज के बाद में आती है। ठीक है, एस फेज के पहले आती है। तो इसके क्या अलग अलग नाम हो सकते हैं, देखो G1 फेज को ग्रोथ फेज या गैप फेज फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इसका क्या नाम है, इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज। देख लो किसके किसके बीच में आ रही है, जीवन किसके किसके बीच में आ रही है, इससे पहले है एम फेज, उसके बाद कौन है, एस फेज। ठीक है,
तो ये एम और एस के बीच में आ रही है, कौन, जीवन। तो जीवन जो है एम और एस के बीच का इंटरवल है, इसको हम बोल सकते हैं प्रो एम फेज, प्रो नहीं पोस्ट, पोस्ट लिखो, पोस्ट एम फेज, एम फेज के बाद में आती है, इसलिए इसे हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। तो एम फेज के बाद में आई है, देख लो जीवन एम फेज के बाद में आई है, तो पोस्ट एम फेज भी बोल सकते हैं, या फिर प्री एस फेज बोल सकते हैं। एस फेज के पहले आती है तो प्री एस फेज भी बोल सकते हैं। तो एस फेज के पहले है और एम फेज के बाद में है तो पोस्ट एम फेज भी बोल सकते हैं, प्री एस फेज भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो वही एनसीईआरटी लिख रही है, आओ समझते हैं। देखो क्या लिख रही है कि जीवन फेज जो है समसूत्री विभाजन और डीएनए रेप्लिकेशन, समसूत्री विभाजन यानी कि एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि एस फेज के बीच का अंतराल होता है। आगे, जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है और लगातार ग्रोथ करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। डीएनए का प्रतिकृति कहाँ होता है, एस फेज में होता है, तो जीवन में थोड़ी ना होगा। तो जीवन में क्या क्या हुआ है, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय है और उसके अलावा जो है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, साइटोप्लाज्म लगातार बढ़ रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे एस फेज की बात कर रहा है, तो जीवन के इवेंट भी देख लेते हैं हम, नोट्स से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, जीवन फेज में, ये बात याद रखना। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनका नंबर डबल कब होता है, जीवन फेज में होता है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है तो सेल का ग्रोथ होगा ही होगा। तो जीवन हो, एस हो, चाहे G2 हो, जीवन एस या G2, यानी कि पूरे इंटरफेज में ये दो लाइनें तो कॉमन हैं, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल का ग्रोथ होगा, ये दो लाइनें कॉमन है, सब में लिख सकते हो, जीवन में भी, एस में भी, G2 में भी, अभी देख सकते हो नीचे। बाकी इसके अलावा क्या काम हो रहा है, तो जीवन में ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल का नंबर हो रहा है डबल, और इसके अलावा जीवन में आरएनए बन रहा है और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो याद रखना आरएनए और प्रोटीन यहाँ बनता है। इसके अलावा जो है कह सकते हो जो एनसीईआरटी लिख रही है वो क्या लिख रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल की ग्रोथ तो हमने लिख दी है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है यहाँ पे, उपापचयी रूप से सक्रिय है, तो पूरे इंटरफेज में सेल उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, ये बात हमने ऊपर ही लिख दी, यहाँ पे देख लो, इंटरफेज के साथ ही हमने लिख दी ये बात। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ साइकिल, पूरा इंटरफेज ही है, एस भी है, जीवन भी है, एस भी है, G2 भी है, तीनों है। आगे, एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। एस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। इसके दौरान डीएनए का निर्माण और प्रतिकृति होती है। तो एस फेज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, आओ नोट्स से देख लेते हैं एस फेज के बारे में। देखो, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, संश्लेषण प्रावस्था भी बोल सकते हैं। अब ये किसके किसके बीच में इंटरवल होता है, इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2, G1 और G2 के बीच का इंटरवल होता है। देख लो, याद कर लो, ये पूरी सेल साइकिल मैंने बना दी, इसमें एम फेज बना दिया, ये इंटरफेज बना दिया। इंटरफेज को तीन अवस्थाओं में G1, S और G2 में बांटा गया है। तो एस फेज किसके किसके बीच में आ रहा है, देख लो, यहाँ पे लाइन बना के देख लो, G1 के बीच में आ रहा है और G2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, G1 के बाद में आ रहा है तो पोस्ट जीवन फेज बोल देंगे, और G2 के पहले आ रहा है, देख लो G2 से पहले आ रहा है तो प्री G2 बोल देंगे, G1 के बाद में आ रहा है तो पोस्ट G1 बोल देंगे। ठीक है, ये नाम देने का तरीका होता है। अब इसके दौरान क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। एक डीएनए, ये पुराना डीएनए मैंने बना दिया, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, देखो डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, सबसे पहले देखो ब्लैक वाली श्रृंखला के ऊपर ध्यान दो, यहाँ दोनों ब्लैक वाली श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई। अब उन श्रृंखला के ऊपर नई श्रृंखला का निर्माण होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब जो दो जो नया डीएनए बनता है उसमें एक श्रृंखला तो पुराने वाले डीएनए की होती है और दूसरी श्रृंखला किसकी होती है, नए वाले डीएनए की। मतलब आधा पुराना डीएनए होता है और आधा नया डीएनए होता है, इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हो आधा ब्लैक है आधा पिंक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब आगे देखो, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डीएनए हमारे सेल में कहाँ कहाँ होता है। तो एक सेल बना दिया हमने, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जहाँ पे डीएनए होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होती है जहाँ पे डीएनए होता है। और प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, डीएनए होता है। तो इन तीन जगहों पे डीएनए होता है।
तो जो न्यूक्लियस का डीएनए है, ये जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो किस में डिवाइड हो जाता है, इस फेज में। इस फेज में इसका रेप्लिकेशन हो जाता है, 1 से 2 बन जाता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म के डीएनए है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के, इनका डिवीजन कब होता है, तो इनका डिवीजन किसी भी फेज में हो सकता है, सेल साइकिल के किसी भी फेज में हो सकता है। G1 में भी हो सकता है, S में भी हो सकता है, G2 में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, इनका डिवीजन फिक्स नहीं है कब होगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए और प्लास्टिड का डीएनए कभी भी डिवाइड हो सकता है। अगला, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनती है, एस फेज में बनती है। ठीक है, याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन स्पेशली पूछ ले तो कहाँ बनती है, वो एस फेज में बनती है। सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। सेंट्रियोल याद करो, ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर ये दोनों क्या हैं, जो लंबवत एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे ये उपस्थित है, ये क्या है, सेंट्रियोल हैं। तो जैसे ही केंद्रक के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वैसे ही इस सेंट्रियोल का नंबर भी डबल हो जाता है, यानी कि एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं, 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं। देखो अगली चीज़ तो कॉमन है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल की ग्रोथ होगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल का ग्रोथ होना क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है सेल का ग्रोथ। तो ये तो G1 में भी चलेगा, S में भी चलेगा, G2 में भी चलेगा। जो मेन चीज़ें हैं इसकी एस फेज की क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनती है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, याद रखना ये। आगे, इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, कब, एस फेज के दौरान। अगर डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को हम 2C से बताएं, मान लो पहले डीएनए था 2C, तो इस दौरान कितनी हो जाएंगी, दोगुनी, यानी कि 4C हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है। डीएनए की मात्रा को 2C से अगर चिन्हित किया जाए तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। क्या कहने का मतलब है, ये डीएनए 2C से 4C हो गया, गुणसूत्र नहीं बढ़े, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो मेरे ही नोट्स में आगे है, इसको और आगे आओ और समझते हैं इस लाइन को। कहाँ समझ सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखो। G1 जो है, G1 में कितने डीएनए थे, 2C डीएनए थे। G1 से S में जैसे ही आए, डीएनए का हो गया रेप्लिकेशन, तो डीएनए की मात्रा हो गई डबल, यानी कि 4C हो गया। अब क्रोमोसोम कह रहा है गुणसूत्र जितना पहले थे उतना अब भी हैं। अगर गुणसूत्र पहले 2N थे तो अब भी 2N ही होंगे। ये कैसे हो सकता है, आओ देखते हैं। अगर हम एक सेल को देखें तो हमारे सेल में, हमारी सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड सेल होती है, यानी कि हमारे सेल में 2N क्रोमोसोम के 2 सेट पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के 2 सेट पाए जाते हैं। मैंने डिप्लॉयड पहले ही बता दिया। तो अगर एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल लें तो ह्यूमन कैसा होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। तो ह्यूमन की जो सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड, यानी कि क्रोमोसोम के 2 सेट पाए जाते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के मैंने 2 सेट बना दिए। अब इस क्रोमोसोम के 2 सेट के अंदर आप देखो, पिंक कलर से, यहाँ पे मैंने पिंक कलर से एक डीएनए बना दिया, ये पिंक कलर से एक डीएनए बना दिया। तो 2 क्रोमोसोम है और 2 क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए हैं। तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इस क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए ये रहा। ठीक है, अगर इसको C बोल दें तो ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक डीएनए रहा, तो इसको भी C बोल दें, तो टोटल डीएनए कितना हो गया, 2C। एक क्रोमोसोम के सेट को N बोले, दूसरे सेट को N बोले, तो टोटल सेट मिला कितना हो गया, 2N हो गया। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब G1 से जैसे ही इस फेज में जाते हैं तो क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए 1 से 2 बन जाते हैं। अब डीएनए 1 से 2 बन गए, देख लो, ये एक डीएनए हो गया, ये एक डीएनए हो गया, और ये इसके साइड में ये दूसरा डीएनए हो गया। तो डीएनए का नंबर तो हो गया डबल, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वही रहा। क्यों, देख लो, क्रोमोसोम उतना ही रहे। क्रोमोसोम के नंबर को कैसे गिनते हैं, क्रोमोसोम को नंबर को गिनने के लिए हम काम में लेते हैं सेंट्रोमियर के नंबर को। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर एक ही है तो ये पूरा एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर पूरा एक ही है तो ये एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे देख लो, डीएनए तो हो गया डबल, पर सेंट्रोमियर एक ही है तो ये पूरा एक ही क्रोमोसोम है। फर्क क्या है दोनों क्रोमोसोम में, जो पहला वाला क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, ठीक है, एक क्रोमेटिड है। और जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है उसमें देखो 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, तो इसमें 2 क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड है। यानी कि जब रेप्लिकेशन होता है तो कैसा क्रोमोसोम हो जाता है, ऐसे 2-2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये 2 ही क्रोमोसोम है। अगर ये 2 क्रोमोसोम है तो ये भी 2 ही क्रोमोसोम है। फर्क क्या है, इस एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड हैं, और इन दोनों क्रोमेटिड को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना बस याद रखो कि क्रोमोसोम का डीएनए का नंबर तो डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम उतना ही रहता है, क्योंकि सेंट्रोमियर के हिसाब से हम क्रोमोसोम को गिनते हैं। अगर सेंट्रोमियर
कभी भी ये चीज़ याद रखोगे कि सेंट्रोमियर के हिसाब से क्रोमोसोम का नंबर गिना जाता है, तो पूरे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के चैप्टर में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, तो सेंट्रोमियर एक ही है, तो डीएनए भी क्रोमोसोम भी कितना गिनेंगे, एक ही। हाँ, क्रोमेटिड अलग अलग हो सकते हैं, पहले वाले में क्रोमेटिड एक ही था और दूसरे में दो दो क्रोमेटिड हो गए। ठीक है, तो ये है, क्रोमोसोम तो उतने ही रहे। आगे, यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है, जीवन में कोशिका द्विगुणित है यानी कि 2n गुणसूत्र हैं, तो इस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहने वाली है जो जीवन प्रावस्था में थी, यानी कि 2n ही। तो मैंने पहले ही दिखा दिया, अगर जीवन में 2n है तो इसमें भी क्या होने वाली है, 2n ही होने वाली है। आगे क्या लिख रहा है, बस जो डीएनए है वो 2c से कितना हो गया, 4c हो गया, पर जो क्रोमोसोम है वो 2n से 2n ही रहा। आगे, प्राणी कोशिका में इस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। यानी देख लो, वही बात लिख दी, ये सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। याद करो पिछले चैप्टर को, सेंट्रियोल सिर्फ किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन हो जाता है। आगे, कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। G2 प्रावस्था के बारे में एक ही लाइन लिखी है कि G2 प्रावस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये नहीं बोला प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आगे G2 प्रावस्था को भी देख लो। G2 प्रावस्था, गैप 2 प्रावस्था भी बोल सकते हैं, ग्रोथ या गैप, जी का मतलब ग्रोथ भी हो सकता है, गैप भी हो सकता है, गैप 2 फेज भी बोल सकते हैं। आगे, इंटरवल बिटवीन S एंड M फेज, S और M फेज के बीच का इंटरवल होता है। देखो बार बार बना रहा हूँ, ये M फेज है, ये G1 है, ये S है, ये G2 है। तो G2 किसके किसके बीच में है, M फेज और S फेज के बीच में आ रहा है। इसके अलावा S फेज के बाद में आ रहा है तो पोस्ट S फेज बोल देंगे, M फेज के पहले आ रहा है तो प्री M फेज बोल देंगे। तो पोस्ट और प्री का भी नॉलेज रखो। ठीक है, किसी भी एक नाम से बुलाया जा सकता है, तो सारे नाम मैंने लिख दिए। अब इस इवेंट में क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एनसीईआरटी सिर्फ लिख रही है प्रोटीन बनती है, पर स्पेशली लिख लो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन किस काम में आती है, स्पिंडल फाइबर बनाने में। आगे चल के सेल डिवीजन करना है, और सेल डिवीजन करने के लिए हमें स्पिंडल फाइबर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम को हम अलग करते हैं। वो कैसे करते हैं आगे सीखेंगे हम। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एनसीईआरटी सिर्फ प्रोटीन लिखी है, तो पहले आप प्रोटीन याद करो। थोड़ा और अच्छा नॉलेज चाहते हो तो ट्यूबुलिन प्रोटीन याद कर लो। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है जिसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना। साइटोप्लाज्म यहाँ भी इंक्रीज होगा, सेल ग्रोथ यहाँ भी होगी। तो ये तो पूरे के पूरे इंटरफेस में चला है, चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो। तो कुछ सवाल जो यहाँ से पूछ सकते हैं हम, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस आपने देखी G1 में भी हुई, G2 में भी हुई है ना, ट्यूबुलिन बनी, G1 में प्रोटीन बनी, S के अंदर भी प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन तीनों फेज के दौरान बनती है। आरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आरएनए सिंथेसिस याद करो कहाँ लिखा मैंने, G1 में। जैसे ही तुम G1 को टिक करोगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आरएनए सिंथेसिस कहाँ लिखा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे G1 के इवेंट में लिखा है। लेकिन ये इतना बात सिंपल सी याद रखना, 12th क्लास में वैसे हम पढ़ते हैं डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तब जाके आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो अगर प्रोटीन तीनों फेज में बन रहा है तो जाहिर सी बात है आरएनए भी तीनों फेज में बन रहा होगा। तो आरएनए भी G1, S और G2 तीनों फेज में आरएनए बन रहा होगा। तो दो सवालों के साथ इसको हम इंटरफेस को ख़त्म कर रहे हैं। आरएनए सिंथेसिस भी कहाँ होगा, सारे के सारे फेज में होगा। क्यों होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए स्पेशली एक mRNA होता है जिसमें मैसेज होता है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, फिर जाके प्रोटीन बनती है। तो आरएनए सिंथेसिस भी सारे फेज में होगा, G1, S, G2 में, और प्रोटीन सिंथेसिस भी तीनों फेज में होगा, G1, S, G2 में। तो ये दो सवाल अच्छे से ध्यान रखना। अब सेल का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब G1 में भी हुआ, S में भी हुआ और G2 में भी हुआ, तीनों फेज में हुआ। डीएनए का रेप्लिकेशन स्पेसिफिक फेज में होता है, एक विशेष प्रावस्था में होता है, उसका क्या नाम है, S फेज नाम। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। अब आगे एक और फेज के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है G0 फेज। तो और G0 फेज के बारे में एनसीईआरटी में रीडिंग लगाते हैं। क्या लिखा है, प्रौढ़ प्राणियों में, प्रौढ़ मतलब एडल्ट, एडल्ट एनिमल,
एडल्ट एनिमल मतलब जिसमें ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे एनिमल की बात कर रहा है। कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। अब एडल्ट एनिमल में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि हृदय की कोशिकाएं। हमारा हार्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, उसकी कोशिकाएं आगे चल के विभाजित नहीं होती हैं। और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। तो और दूसरी कोशिकाएं जो कभी कभी विभाजित होती हैं, तो एक तो हार्ट सेल लिख दिया यहाँ पे, तो बाकी दूसरी सेल कौन सी बात कर रहा है, तो आओ नोट्स में देख लेते हैं। इसीलिए तो नोट्स बनाता हूँ मैं, ताकि और भी तुमको जानकारी मिले। तो हार्ट सेल तो एनसीईआरटी ने ही लिख दिया। दूसरी कोशिकाएं जो कभी कभी विभाजित करती हैं, नर्व सेल भी कभी नहीं विभाजित करती है। या फिर परमानेंट सेल ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर देखो दो तरीके की सेल होती हैं, एक होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना, और एक होती है परमानेंट सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है वो हमेशा डिवीजन करती रहती है, और परमानेंट सेल में डिवीजन खत्म हो जाता है। तो तीन सेल का आपको एग्जांपल याद रखना है, हार्ट सेल, नर्व सेल, परमानेंट सेल और प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट। तो ये सेल जो है डिवाइड नहीं करती हैं। ये सेल क्या कर देती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं। तो जिन सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती हैं या सस्पेंड हो जाती हैं। एग्जिट कर जाती हैं, याद रखना, दोनों शब्द याद रखना, सेल साइकिल से बाहर निकल जाती हैं या फिर सेल साइकिल में ही सस्पेंड हो जाती हैं, आगे आगे कुछ नहीं करती हैं। ठीक है, तो इन फेज को हम क्या बोलते हैं, जी नॉट फेज बोलते हैं। तो जी नॉट फेज में सेल शांत बिल्कुल पड़ी रहेगी, जी नॉट में आगे डिवीजन उसको नहीं करना, बिल्कुल शांति से पड़ी हुई उस वहाँ पे। तो इस प्रावस्था को हम क्या बोलते हैं, शांत प्रावस्था या फिर क्वासेंट फेज बोलते हैं। पर याद रखना, सेल कैसी होती है, जिंदा होती है। क्या हमारी हार्ट सेल जिंदा नहीं है, बिल्कुल जिंदा है। क्या हमारी नर्व सेल जिंदा नहीं है, बिल्कुल जिंदा है। क्या परमानेंट सेल जिंदा नहीं है, बिल्कुल जिंदा है। ठीक है, तो जिंदा क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। तो इन सेल में याद रखना, शांत तो होती हैं पर मेटाबॉलिज्म लगातार चलता रहता है। नहीं मेटाबॉलिज्म चलेगा तो सेल डेड हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, तो ये सेल जो है डिवीजन नहीं करती, लेकिन अगर डिवीजन की ज़रूरत पड़ी तो इस फेज में जो सेल होती हैं ज़रूरत पड़ने पर डिवीजन करना शुरू कर जाती है। इसीलिए तो हमने लिखा कि ये सेल क्या कर जाती हैं, सस्पेंड कर जाती हैं। कुछ टाइम के लिए सस्पेंड होती हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो निकल के वापस सेल साइकिल में आ जाती हैं और डिवीज़न करना शुरू कर जाती हैं। तो एक सवाल उठता है कि सेल की कौन से हिस्से से, सेल डिवीज़न के, सेल साइकिल के कौन से हिस्से से ये निकलती हैं या सस्पेंड होती हैं। तो याद रखना, G1 से। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नीट के पेपर में भी आ चुका है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखो, जो ये पूरा एम फेज और इंटर फेज का ये पूरा डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने। आप देख रहे हो, यहाँ से सेल डिवीजन की शुरुआत हो रही है। एक सेल G1 में गई, S में गई, G2 में गई, है ना, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, और एक सेल से दो सेल बन गई। अब एक सेल से दो सेल तो यहाँ पे बन गई। अब आगे चल के अगर मान लो उन सेल को सेल डिवीज़न नहीं करना होगा तो ये G1 में आती हैं, और G1 में आने के बाद देखो यहाँ से G1 से सस्पेंड होकर बाहर निकल रही है। तो ये एग्जिट भी लिख सकते हो, एग्जिट, या फिर सस्पेंड, दोनों लिख सकते हो, सस्पेंड। ठीक है, एग्जिट हो जाती हैं या सस्पेंड हो जाती हैं, कहाँ से, G1 से। याद रखना, ये G1 से सस्पेंड हो रही हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे चलो एनसीईआरटी रीड करते हैं। आगे नोट्स में हमारे एम फेज है, एनसीईआरटी रीड करते हैं। क्या है, देखो, ये कोशिकाएं यदा कदा यानी कि कभी कभी विभाजित भी हो सकती हैं जब ज़रूरत पड़ती है। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। अब जैसे हमारी स्किन की सेल है, नॉर्मली ऐसे डिवाइड नहीं करती, पर अगर हमारी स्किन कहीं से कट गई, पिट गई, तो क्या होगा, उसको बदलने के लिए यहाँ पे सेल डिवीजन शुरुआत हो जाती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जीवन अवस्था से निकलकर, देख लो, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, निकल कर, यानी एग्जिट करके, एग्जिट कर जाती हैं। और इंग्लिश की एनसीईआरटी में लिखते हैं, देखते हैं क्यों इस शब्द के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ चुका है जी नॉट फेज के बारे में। ठीक है, तो ये एग्जिट करती हैं कहाँ से, जीवन से। तो एग्जिट भी लिख सकते हैं, एक बार सस्पेंडेड भी लिख के चला आया था, तो सस्पेंडेड भी मान सकते हो, दोनों मान सकते हो, एग्जिट क्या सस्पेंडेड दोनों मान सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, एग्जैक्ट टर्म एग्जिट, तो आपको दोनों में से, एग्जिट क्या सस्पेंडेड में से आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, एग्जिट को दे सकते हो, सस्पेंडेड को, एग्जिट को दे सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी ने एग्जिट को दे रखा है। आगे, इस चक्र को हम शांत प्रावस्था जी नॉट कहते हैं, जी नॉट कहते हैं। जीवन से निकलती है, याद रखना,
इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजन नहीं करती है। ठीक है, इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है, जब जरूरत पड़ती है तब विभाजन करते हैं। अब आगे क्या लिख रखा है, प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही होता है। लिखा है कि एनिमल के अंदर जो सूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोटिक डिवीजन जो होता है किस में होता है, 2n में होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है। देखो अब हैप्लॉयड डिप्लॉयड की बात आ गई, लेकिन कुछ अपवाद इसके हैं कि जहाँ पे हैप्लॉयड या अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन हो सकता है। यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन है, देखो डिवीजन दो तरीके का होता है, माइटोटिक और मियोसिस, वो 2n में भी हो सकता है और n में भी हो सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ये हैप्लॉयड में कहाँ हुआ है, हैप्लॉयड में अब एग्जाम्पल दे रखा है कि नर मधुमक्खी यानी कि जिसको हम बोलते हैं ड्रोन। देखो मधुमक्खी में जो नर होता है, मेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन, मेल बी, उसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमेट बनते हैं। तो ये बात याद रखना। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। इसके अलावा देखो प्राणियों में भी जो सूत्री विभाजन है वो n और 2n दोनों में है। प्लांट के अंदर भी n एंड 2n दोनों में आपको ये माइटोटिक डिवीजन दिखाई देगा। पादपों में पीढ़ी एकांतरण, जिसके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिसमें अगुणित अवस्थाओं में सूत्री विभाजन दिखाई देता है। देखो गैमेटोफाइट जो होता है वो n होता है और स्पोरोफाइट जो होता है 2n होता है। गैमेटोफाइट, गैमिट से ही पता चल रहा है, गैमिट यानी कि 2n। स्पोरोफाइट ये होता है, सॉरी गैमिट ये n होता है, स्पोरोफाइट होता है 2n। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। तो ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना ये क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण, है ना, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ये प्लांट डाइवर्सिटी में हम अच्छे से देख लेंगे, वहाँ पे डिटेल से देख लेंगे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन जो हो रहा है वो कैसा होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, n और 2n में समसूत्री विभाजन हो रहा होगा। आओ देखते हैं, एक बार नोट्स में देखते हैं जहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिख रखी हैं, जहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बातें। देखो ऊपर, हाँ यहाँ पर देखो, सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। नाम से ही पता चल रहा है, समसूत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइटोटिस, है ना। सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी कि इसमें जो पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगर पेरेंटल सेल 2n है तो डॉटर सेल भी कैसी होगी, 2n, यानी कि डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल ही बनती है। अगर पेरेंटल सेल होगी हैप्लॉयड तो डॉटर सेल भी कैसी बनेंगी, हैप्लॉयड ही बनेंगी। यानी कि जो समसूत्री विभाजन है वो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों तरीके की सेल में हो सकता है। अब दूसरे तरह की डिवीजन की बात करते हैं, जो होता है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र जो है वो आधा रह जाते हैं। आधा रहने का मतलब क्या है, अगर जो है डिप्लॉयड, यानी कि डिप्लॉयड सेल में मियोसिस हो रहा है, डिप्लॉयड सेल का मतलब जिसमें गुणसूत्र के कितने सेट हों, 2 सेट हों, ये गुणसूत्र के 2 सेट हों, तो आगे चल के ये दोनों सेट डिवाइड हो जाते हैं और एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेट पहुंचता है। तो इस तरीके से जो नई सेल बनती हैं, जो डॉटर सेल बनती है, उसमें कैसी बन जाती हैं, हैप्लॉयड बन जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। यानी पूरा सेट था 2n और उसका आधा आधा हिस्सा n हिस्सा पहुंचा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो देख लो, क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये हमेशा किस में होता है, 2n सेल यानी कि डिप्लॉयड सेल में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गुणसूत्रों को आधा आधा बांटने के लिए उसके 2 सेट को आधा आधा आप बांट सकते हो, 2 सेट है तो सेट को आधा आधा बांट सकते हो। अब क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, तो सेट को तो आधा आधा तुम बांट सकते हो, पर क्या क्रोमोसोम को ऐसे बीच में से काट के आधा आधा बांट सकते, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये हैप्लॉयड सेल में, यानी कि जिनमें क्रोमोसोम के सिर्फ एक सेट होते हैं, उनमें ये कभी नहीं हो सकता, तो n में ये नहीं हो सकता। तो अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, डिप्लॉयड सेल में होती है, और समसूत्री विभाजन किस में होती है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल दोनों में होती है।